हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग नागरिक शास्त्र शिक्षण से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और ये दूसरों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने इसमें नागरिक शास्त्र शिक्षण से बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिया है और इसमें आंसर जो है वो उत्तर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लाल रंग में दिया गया है, यानी आंसर को रेड कलर से कर दिया गया है जिसको आप आसानी से देख के भी समझ जाएं कि ये इसका आंसर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नहीं आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विषय में हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं और भूगोल पढ़ते हैं। हम दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ते। तो आंसर क्या होगा हमारा, दर्शन शास्त्र। ये पूछा क्या है कि कौन सा विषय नहीं आता है, तो आंसर हमारा पहला होगा दर्शन शास्त्र नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम मूल्यांकन का। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो मूल्यांकन के जो सही ऑप्शन है ये आपका दूसरा वाला होगा, यानी मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। तो कौन कौन से ये 3 सोपान होते हैं। पहला होता है उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा होता है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण और तीसरा होता है मूल्यांकन के प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। तो ये हमारे मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभव समाज की जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है। इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गेट्स का, दूसरा वाइनिंग एंड वाइनिंग का, तीसरा अरस्तु का और चौथा है एफ.जे. गोल्ड का। तो ये कथन किसका है, ये कथन है एफ.जे. गोल्ड का। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एफ.जे. गोल्ड। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। नागरिक शास्त्र में हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है नागरिक का, दूसरा समाज का, तीसरा सामाजिक संगठनों का और चौथा है इन सभी का। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नागरिक शास्त्र जैसे कि ऐसे पता चल रहा है कि इसमें हम नागरिक का अध्ययन करते हैं, यानी व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि व्यक्तियों का जीवन समाज में कैसा होना चाहिए। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता की प्रथम पाठशाला है, जैसे ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा है गांव, तीसरा है नगर, चौथा है राष्ट्र। तो नागरिकता की जो प्रथम पाठशाला, यानी कहाँ से आप नागरिकता के बारे में, अच्छे नागरिक बनने के बारे में सीखेंगे, वो अपने परिवार से सीखते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो परिवार, ये करेक्ट होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योग्य नागरिक बनाने में सर्वाधिक सहायक विषय है, यानी किस विषय से हम अच्छे नागरिक, योग्य नागरिक बनेंगे। तो इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भूगोल, दूसरा इतिहास, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा है अर्थशास्त्र। यानी भूगोल पढ़ के हम और इतिहास पढ़ के अर्थशास्त्र, ये तीनों को पढ़ के हम अच्छे नागरिक को नहीं बन सकते, यानी ये सहायता नहीं करेगा। लेकिन हम नागरिक शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो ये ना हमको अच्छा नागरिक बनने में, योग्य नागरिक बनने में सहायक करेगी। तो इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, ये करेक्ट होगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक आधार, दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक आधार, तीसरा है सामाजिक आधार और चौथा है सांस्कृतिक आधार। तो पाठ्यक्रम जो हम बनाते हैं पढ़ने के लिए बच्चों के, तो उसको हम अलग अलग आधार पे बनाया जाता है। तो वैज्ञानिक आधार पे पाठ्यक्रम होता है, जिसको वैज्ञानिक आधार पे हमको प्रूफ करके बताया जाता है कि ये इसकी वैज्ञानिक आधार है। फिर शैक्षिक आधार के शिक्षा को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए उसके आधार पर होता है। फिर उसका समाज में क्या असर पड़ेगा उसके आधार पे भी पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। और चौथा है सांस्कृतिक आधार। तो पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे कि आधार नहीं है, तो आधार क्या नहीं है, सांस्कृतिक, यानी सांस्कृतिक आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, धर्म संस्कृति से जुड़ा होता है, संस्कृति से, तो उसके आधार पे हम पाठ्यक्रम को नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, यानी सांस्कृतिक आधार पे हम पाठ्यक्रम को नहीं बनाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित से कौन सा प्रश्न का प्रकार नहीं है, यानी जिससे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो पहला प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा परिभाषा प्रश्न, तीसरा व्याख्यात्मक प्रश्न, चौथा है पुनरावृत्ति प्रश्न।
तो प्रस्तावना पर जब हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं, उसके लिए प्रश्न बनाते हैं कि कैसे उसको प्रारंभ करेंगे। फिर परिभाषा, कोई परिभाषा देते हैं तो उसके लिए प्रश्न बनाते हैं, परिभाषा को कैसे परिभाषित करें। तीसरा दिया है व्याख्यात्मक प्रश्न, यानी जब व्याख्या करते हैं तो हम उसमें प्रश्न नहीं पूछते, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम प्रश्न नहीं बनाते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि इसमें हम खुद ही उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और चौथा है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या आता है, जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक रिवीजन क्वेश्चन बनाते हैं कि इसमें हम क्या क्या रिवाइज करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते थे पहला, दूसरा, तीसरा हमारा क्या है, प्रश्नों का प्रकार है। और तीसरा जो है व्याख्यात्मक प्रश्न, ये प्रश्नों का प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, व्याख्यात्मक प्रश्न। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन प्रश्नों को पाठ के समाप्त होने पर पूछा जाता है। देखिए अभी हमने बताया है, जब चैप्टर खत्म हो जाता है कौन सा प्रश्न पूछते हैं, ये आप लोगों को पता भी होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन क्वेश्चन पूछा जाता है। तुलनात्मक नहीं पूछते हैं, बोध प्रश्न नहीं पूछते हैं, प्रस्तावना तो स्टार्टिंग में पूछते हैं। तो हम जब पाठ समाप्त हो जाता है तब हम पूछते हैं क्या, पाठ समाप्त होने पर क्या पूछा जाता है, पुनरावृत्ति पर। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा पुनरावृत्ति प्रश्न, ये करेक्ट होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों का कार्य है, प्रश्नों का क्या कार्य है। पहला है ऑप्शन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना, दूसरा है पाठ का विकास करना, तीसरा है छात्रों में रुचि जागृत करना, और चौथा है ये सभी। तो ऊपर के जो तीनों हैं वो हम पाते हैं कि प्रश्नों का कार्य है। प्रश्न से क्या होता है, छात्र को प्रेरणा मिलती है और जिज्ञासा बढ़ती है उसको कि और उसके बारे में जानें। पाठ का विकास यानी पाठ को आगे की तरफ ले जाता है, प्रश्न पूछ कर हम क्या करते हैं, पाठ को आगे की तरफ ले जाते हैं। और छात्रों में रुचि जागृत करना, जैसे हम प्रश्न पूछते हैं तो छात्र क्या होते हैं, और जिज्ञासु हो जाते हैं और उसमें से और प्रश्न पूछते हैं और उस पाठ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये तीनों क्या है, प्रश्नों का कार्य है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन जो हमारा होगा ये सभी वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है। श्रव्य सामग्री मतलब जो हमको सुनाई देती है। रेडियो से हम सुनते हैं, ग्रामोफोन से भी सुनते हैं, तीसरा ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, ये सबसे सुनते हैं, यानी तीनों से हम चीज़ों को सुनते हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन जो है ये सभी करेक्ट होगा। जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रव्य दृश्य सामग्री का संबंध होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी श्रव्य मतलब सुनते हैं और दृश्य मतलब जिसको हम देखते भी हैं, तो इसका संबंध किससे होता है। पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा शिक्षक से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का संबंध होता है ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि हम कान से सुनते हैं और आँख से देखते हैं, दोनों क्या हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो इसलिए इसका संबंध होता है ज्ञानेंद्रियों से। तो इसका पहला ऑप्शन है करेक्ट होगा, ज्ञानेंद्रियों से। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण कौशल के विकास में सुधार की प्रविधि है। तो शिक्षण कौशल यानी टीचिंग करते हैं, जैसे बीएड में हम क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो अपनी टीचिंग में सुधार कैसे लाएं, उसको इम्प्रूव कैसे करें, उसको और अच्छा कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमको क्या किया जाता है, माइक्रो टीचिंग में एक ट्रेनिंग होता है छोटा सा 5 या 10 मिनट का, उसके अनुसार क्या करते हैं हम अपने आप को शिक्षण को सुधार सकते हैं। तो इसमें बता शिक्षण में यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षण कौशल, यानी शिक्षण क्या है, एक स्किल है, इसके विकास में सुधार की प्रविधि क्या है, किस प्रविधि से उसको सुधारा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अनुकरणीय प्रशिक्षण, दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण, तीसरा प्रशिक्षण समूह, चौथा है अंतरक्रिया विश्लेषण। तो इसमें शिक्षण को हम सुधार कैसे कर सकते हैं, शिक्षण का सुधार हम कर सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण से यानी माइक्रो टीचिंग से। माइक्रो टीचिंग पे मेरा एक वीडियो इसी पे है, आप लोग चाहें तो इसको देख के समझ सकते हैं आसानी से। शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा है, कौन सा गुण का शिक्षक का सर्वोच्च होता है। पहला दिया है रूप रंग यानी वो कैसा दिखता है, दूसरा है उसकी आवाज़, क्योंकि शिक्षक क्या है बोलकर पढ़ाता है तो उसकी आवाज़ भी ज़रूरी होती है। तीसरा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तभी तो डेली स्कूल आएगा, डेली क्लास करेगा, बच्चों को अच्छे से एनर्जी से अपनी एनर्जी से पढ़ाएगा। तो होता है दृढ़ संकल्प, तो ये आवाज़ भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, दृढ़ संकल्प भी, और रूप रंग का तो कोई इतना खास महत्व नहीं है। लेकिन इसमें पूछा है सर्वोच्च गुण, गुण तो सब जरूरी है लेकिन सर्वोच्च गुण पूछा है, तो सर्वोच्च गुण क्या होता है, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही। उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प होगा कि जो चैप्टर हम पढ़ाने जाने हैं, जो करने जाने हैं, जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं उसको हम हर हाल में पूरा करें, तो वही होता है दृढ़ संकल्प, इसका सही आंसर होगा। अब आइए चलते हैं, शिक्षक का सर्व प्रमुख कार्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, पहला शिक्षण, दूसरा निरीक्षण, तीसरा मार्गदर्शन, चौथा है मूल्यांकन। तो शिक्षक का ये चारों कार्य है, शिक्षण भी है, निरीक्षण भी करना उसको है, मूल्यांकन भी करना है और
मार्गदर्शन भी करना है। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन सर्व प्रमुख कार्य, यहाँ पे देखिए लिखा है सर्व प्रमुख, यानी पहला सबसे जो मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षक का पहला काम है शिक्षा देना यानी शिक्षण। तो पहला ऑप्शन जो वो करेक्ट होगा, शिक्षण करना। तो शिक्षण करेगा तभी उसको निरीक्षण करेगा, वो तभी मार्गदर्शन कर सकता है और उसके बाद ही तभी वो मूल्यांकन कर सकता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षा प्रवृत्ति का रूप है, यानी परीक्षा जब हम लेते हैं तो किस किस रूप में हम परीक्षा को ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, दूसरा है प्रायोगिक परीक्षा, तीसरा है लिखित परीक्षा। यानी परीक्षा के तीनों क्या है, प्रविधि है, तीनों रूप हैं, तीनों रूप में हम परीक्षा लेते हैं। तो मेरा चौथा ऑप्शन है जो ये सभी वह करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है। कथन यहाँ 2 बार हो गया है, मिस्टेक हो गया। यह कथन किसका है, तो ये कथन है, पहला ऑप्शन है हेनरी का, दूसरा है एनएन का, तीसरा है कनिंघम का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है एनएन का। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये तो याद करने वाली चीज़ है, तो याद कर लेंगे आप लोग। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई थी, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई थी, पाठ्यक्रम क्या है, कैरिकुलम शब्द से बना है, जो उत्पत्ति क्यूरियस शब्द से हुई थी। ये क्यूरियस शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला लैटिन भाषा, दूसरा फ्रेंच भाषा, तीसरा जर्मन भाषा, चौथा हिंदी भाषा। तो क्यूरियस शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से, और लैटिन भाषा ये क्यूरेरे कैरिकुलम शब्द से बना है, कैरिकुलम के क्यूरेरे शब्द से बना है। तो ये भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, तो ऐसे हम एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका भी बनाते हैं, या बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।